अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो मैथमेटिकल रीजनिंग का था। और आज हम इसमें कुछ बेसिक ऑपरेशन देखेंगे जो कि प्रोपोजिशन के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। इससे पहले हम तीन ऑपरेशन देख चुके हैं, नेगेशन का, कंजंक्शन का और डिसजंक्शन का। तो आज एक और ऑपरेशन है जिसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। तो इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी आ रही है। लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशन। दो प्रोपोजिशन है, एक को नाम दिया गया है पी का, दूसरे को नाम दिया गया है क्यू का। द एक्सक्लूसिव और ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय, आपके सामने एक सिंबल शो हो रहा है, प्लस का साइन होता है और उसके ऊपर सर्कल लगाते हैं, ये एक्सक्लूसिव और का सिंबल है। इज द प्रोपोजिशन दैट इज ट्रू व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ पी एंड क्यू इज ट्रू एंड इज फॉल्स अदरवाइज। तो अगर आपके पास कोई दो प्रोपोजिशन है और उसका आपने एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करना है, तो वो उस सूरत में ट्रू होगा जब पी और क्यू में से कोई एक एग्जैक्टली वन ट्रू होगी। अगर दोनों ट्रू होगी तब भी जो हमारा ट्रूथ टेबल है उसके अंदर जो आंसर है वो फॉल्स होगा, और अगर दोनों फॉल्स होगी तब भी आंसर फॉल्स होगा। तो इसका ये ट्रूथ टेबल आपके सामने शो हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं पी ट्रू है, क्यू ट्रू है, तो आंसर जो है वो फॉल्स है। जब एग्जैक्टली वन ट्रू हुई है, मतलब इस केस में पी ट्रू है क्यू फॉल्स है, तो आंसर ट्रू आ रहा है। और अगर पी फॉल्स हो क्यू ट्रू हो, मतलब इस केस में भी सिर्फ एक प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो आंसर ट्रू आ रहा है। जब दोनों फॉल्स हो जाएंगी तब भी आंसर फॉल्स होगा। तो ये एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन कहलाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है कंडीशनल ऑपरेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशन। तो दो प्रोपोजिशन हैं पी एंड क्यू। द कंडीशनल स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू इज द प्रोपोजिशन। इसे रीड इस तरीके से करते हैं, इफ पी देन क्यू, और इसका ये जो सिंबल है ये एक एरो का सिंबल होता है। The conditional statement if P then Q is false when P is true and Q is false and true otherwise। तो ये स्टेटमेंट उस केस में फॉल्स होगी जब P हमारे पास ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा। इसके अलावा बाकी तमाम कंडीशन के अंदर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है। इन द कंडीशनल स्टेटमेंट इफ P then Q, P इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो P को हम हाइपोथेसिस और एंटीसीडेंट और प्रीमिस कहते हैं। ये तीन इसके नाम हैं जो हमारे पास P है उसके लिए ये नाम यूज किए जाते हैं। और जो सेकंड वेरिएबल है Q, उसको कंक्लूजन या कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। तो इसे पढ़ने का तरीका होता है इफ P देन Q, लेकिन इसके अलावा और भी काफी डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू इसे पढ़ा जाता है। आपके सामने ये काफी शो हो रहे हैं। फर्स्ट पे है इफ P देन Q, P इम्प्लाइज Q भी इसे कहते हैं। इफ P उसके बाद कॉमा लगा के Q भी, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है P ओनली इफ Q, P इज सफिशेंट फॉर Q, sufficient condition for Q is P, Q if P, Q whenever P, Q when P, Q is necessary for P, a necessary condition for P is Q, Q follows from P, Q unless not P। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिस तरीके से स्टेटमेंट को लिखा जा सकता है। और अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है तो इनमें से कोई भी मेथड जो है वो उस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नेक्स्ट अभी इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल देखने से पहले यहाँ पे एक एग्जांपल के बारे में बताया गया ताकि इस ट्रुथ टेबल को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सके। तो इस एग्जांपल के अंदर कुछ ऐसा है कि एक पॉलिटिशियन है और उसने एक प्लेज लिया, आप समझ लें एक किस्म का ओथ लिया, और उसने कहा इफ आई एम इलेक्टेड देन आई विल लोअर टैक्सेस। अगर मैं इलेक्ट हो गया तो मैं टैक्सेस लोअर कर दूंगा। तो इस हिसाब से अभी हम ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो इसमें ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ आई एम इलेक्टेड, ये पी है। सेकंड जो स्टेटमेंट है आई विल लोअर टैक्सेस, ये है क्यू। तो अगर वो जो पॉलिटिशियन है वो इलेक्ट हो गया, मतलब पी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, और उसने टैक्सेस भी लो कर दिए, मतलब क्यू स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। तो इसका मतलब है जो उसका प्लेज था, जो उसका ओथ था, वो उसने निभा दिया। तो पी इम्प्लाइज क्यू जो है वो ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। अगर ऐसा होता है कि वो पॉलिटिशियन इलेक्ट हो गया लेकिन उसने टैक्सेस लोअर नहीं किए, तो इसका मतलब है कि उसने अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की है। तो इस केस के अंदर जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी। अभी नेक्स्ट कंडीशन देखें कि यहाँ पे आई एम इलेक्टेड था, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, मतलब वो पॉलिटिशियन इलेक्ट ही नहीं हुआ। तो जो टैक्सेस हैं वो लोअर हों या हाई हों,
तो इस केस में उसका जो ओथ है वो फॉल्स नहीं होगा। तो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी, क्योंकि उसने कहा था अगर मैं इलेक्ट हुआ तो मैं टैक्सेस लोअर करूंगा, लेकिन वो इलेक्ट ही नहीं हुआ, तो स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। इसी तरह जो ये लास्ट केस है इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ही फॉल्स है, मतलब पॉलिटिशियन इलेक्ट नहीं हुआ। सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है कि टैक्स लोअर नहीं हुए, लेकिन उसने लो उसी केस में करने थे जब वो इलेक्ट हो जाता, तो वो इलेक्ट ही नहीं हुआ, तो स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो पी इम्प्लाइज क्यू है वो उसी कंडीशन में फॉल्स होता है जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाए और सेकंड फॉल्स हो जाए। उसके अलावा बाकी जितनी भी कंडीशंस हैं उसके अंदर इसका आंसर ट्रू ही आता है। तो ये इसका ट्रूथ टेबल है जो आपके सामने अभी शो हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे ये तीन चीजें हैं, कन्वर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड इनवर्स। जब भी हम पी इम्प्लाइज क्यू की बात करते हैं तो उसके साथ ये तीन ऑपरेशन जो हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इसी वजह से इन तीन ऑपरेशन को अलहदा से नाम दे दिया गया है, कन्वर्स का, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का और इनवर्स का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर एक प्रोपोजिशन है पी इम्प्लॉयज क्यू, तो उसका कन्वर्स जो है वो क्यू इम्प्लॉयज पी होगा। मतलब पी और क्यू की अगर हम पोजीशन चेंज कर दें तो हमारे पास उस स्टेटमेंट का कन्वर्स बन जाता है। इसी तरीके से जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है ऑफ पी इम्प्लॉयज क्यू वो होगा नॉट क्यू इम्प्लॉयज नॉट पी। मतलब हमने पी और क्यू की एक तो पोजीशन चेंज कर दी है और दूसरा हमने इन दोनों के साथ नेगेशन लगा दी है, तो ये फिर पी इम्प्लाइज क्यू का कॉन्ट्रा पॉजिटिव कहलाएगा। और इस तरीके से अगर हम इस तरीके से कर दें कि पी इम्प्लाइज क्यू में इन दोनों से पहले हम नॉट लगा दें, नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, तो ये फिर पी इम्प्लाइज क्यू का इनवर्स कहलाएगा। तो ये तीन ऑपरेशंस हैं जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद एक नोट भी शो हो रहा है कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑलवेज हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू एज पी इम्प्लाइज क्यू, सो कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव और लॉजिकली इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये है कि जब आप ट्रूथ टेबल बनाते हैं पी एम्प्लॉयज क्यू का, तो उसका जो आंसर है वो सेम वही आंसर होगा जो उसके कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब नॉट क्यू एम्प्लॉयज नॉट पी का होता है। ये दोनों ट्रूथ टेबल आपस में सेम होंगे। तो कोई भी ट्रूथ टेबल ऐसे हो जिनकी वैल्यूज सेम आ रही हो, उन्हें हम कहते हैं कि ये जो ट्रूथ टेबल हैं ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो इस केस के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब पी एम्प्लॉयज क्यू और उसका जो कॉन्ट्रापोजिटिव है मतलब नॉट क्यू एम्प्लॉयज नॉट पी, ये दोनों आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है जिसे हम कहते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशंस, द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। ये इसका सिंबल है जिसके तरीके से शो करते हैं, डबल एरो लगे होते हैं और इसे पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पे आगे लिखा भी हुआ है, द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट पी इफ एंड ओनली इफ क्यू इज ट्रू व्हेन पी एंड क्यू हैव द सेम ट्रूथ वैल्यूज एंड इज फॉल्स अदरवाइज। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड बाय इम्प्लीकेशन। तो पी इफ एंड ओनली इफ क्यू स्टेटमेंट उसी कंडीशन में ट्रू होगी जब दोनों पी और क्यू की जो ट्रूथ वैल्यू है वो सेम आ रही हो। इन दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू चेंज होगी तो जो हमारे पास स्टेटमेंट का आंसर है वो फॉल्स आएगा। तो ये पी इफ एंड ओनली इफ क्यू है, इसे पढ़ने के डिफरेंट मेथड हैं जो कि तीन मेथड यहाँ पे लिखे हुए हैं। पी इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर क्यू, इसे इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, इफ पी देन क्यू एंड कन्वर्सली। और जो थर्ड मेथड है वो इसे पढ़ते हैं पी इफ क्यू। तो इसके अंदर ये जो इफ है ये आई डबल एफ वाला इस्तेमाल किया जा रहा है। आई डबल एफ जो इफ है इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। मतलब ये जो थर्ड स्टेटमेंट लिखी हुई है इसका मतलब है पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। नेक्स्ट इसका हम ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल के साथ एक एग्जांपल भी है जिसकी वजह से ट्रूथ टेबल को एनालाइज करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। वो एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, यू कैन टेक द फ्लाइट इफ एंड ओनली इफ यू बाय अ टिकट। तो इसे अब हम ट्रूथ टेबल के ऊपर चेक कर लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगी। इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यू कैन टेक अ फ्लाइट वो पी है, और फिर उसके बाद ओनली इफ यू बाय अ टिकट ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्यू है। तो आपने फ्लाइट अगर लेनी है मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट को आपने ट्रू करना है तो उसके लिए आपके पास सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू होनी चाहिए। ये दोनों अगर ट्रू होंगी तो आप फ्लाइट ले सकते हो। अगर ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है यू कैन टेक अ फ्लाइट, लेकिन सेकंड आपके पास स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब अगर आपने टिकट बाय नहीं किया तो आप फ्लाइट नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास टिकट ही नहीं है। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को फॉल्स कर दें
कि आपने फ्लाइट ही नहीं लेनी, लेकिन आपने टिकट ले लिया, तब भी आप फ्लाइट नहीं ले सकते क्योंकि आपने कहीं जाना ही नहीं है। फिर उसके बाद ये जो लास्ट लाइन है इसके अंदर कुछ इस तरीके से होगा कि अगर आपने फ्लाइट नहीं लेनी तो आप टिकट भी नहीं लोगे। तो मतलब ये कंडीशन भी ट्रू है, अगर आप फ्लाइट नहीं लेना चाहते तो आप टिकट भी नहीं ले रहे, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ट्रू होगी। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ऊपर जो दो वैल्यूज थी वो अगर सेम होंगी तो हमारे पास आंसर ट्रू आ रहा है। लास्ट पे भी ये दो वैल्यूज सेम है तो हमारे पास आंसर ट्रू आ रहा है। अगर कोई एक वैल्यू भी चेंज होगी है सेकंड से तो हमारे पास जो आंसर है वो फॉल्स आएगा। तो ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इस तरीके से काम करती है। फिर नेक्स्ट है ट्रूथ टेबल ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशंस। कंपाउंड प्रोपोजिशन का जो ट्रूथ टेबल है वो कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे पास जब एक से ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हो तो उसे फिर हम कंपाउंड प्रोपोजिशन कहते हैं। जिस तरीके से आपके सामने ये एक एग्जांपल शो हो रही है, पी और नॉट क्यू के दरमियान में डिसजंक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। उससे आगे अगर देखें तो पी कंजंक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है क्यू के साथ, और इन दोनों के दरमियान में एक इम्प्लॉयज का जो ऑपरेशन है वो भी परफॉर्म किया जा रहा है। तो एक से ज्यादा ऑपरेशन जो है वो इसके अंदर परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो इसका ट्रूथ टेबल बनाने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा कि पहले हम पी वाली जो वैल्यूज हैं वो लिस्ट करेंगे, उसके बाद क्यू वाली करेंगे, उसके बाद हम नॉट क्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद पी डिसजंक्शन क्यू, पी कंजंक्शन क्यू करेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में हम एम्प्लॉयज वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं वो दो ही हैं, पी और क्यू। तो इसका जो ट्रूथ टेबल होगा उसके अंदर टोटल 4 कॉम्बिनेशन होंगे। ट्रूथ टेबल अभी आपके सामने शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम पी की वैल्यू लिस्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो क्यू वाली वैल्यूज हैं वो यहाँ पे आएंगी। फिर हमने सबसे पहले नॉट क्यू वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो नॉट क्यू मतलब जो क्यू की वैल्यूज हैं वो इन्वर्स हो जाएंगी, ट्रू की जगह पे फॉल्स, फॉल्स की जगह पे ट्रू, इस तरीके से हो जाएगा। फिर हमने डिसजंक्शन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है क्योंकि इसके ऊपर पैरेंथेसिस आ रही है, मतलब ब्रैकेट है, तो ये ऑपरेशन पहले परफॉर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद पी एंड क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, और उसके बाद हम एम्प्लॉयज वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। एम्प्लॉयज वाला जो ऑपरेशन था उसमें हमने देखा था कि अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो तो हमारे पास आंसर फॉल्स आता है। तो ये सेकंड लाइन के अंदर हमारे पास ये वैल्यू ट्रू आ रही है, सेकंड फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर फॉल्स आ रहा है। इस तरीके से अगर लास्ट लाइन देखें तो यहाँ पे भी जो फर्स्ट जो कॉलम है उसके अंदर वैल्यू ट्रू है, सेकंड वाले कॉलम के अंदर वैल्यू फॉल्स है, तो इस वजह से यहाँ पे भी हमारा जो आंसर है वो फॉल्स आ रहा है। तो इस तरीके से जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है उसको हम बनाते हैं। तो जब भी हम कंपाउंड प्रोपोजिशन बना रहे होते हैं उसके अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी कुछ ना कुछ प्रेसिडेंस होती है। तो उसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ है वो तो हम पेरेंथेसिस को एवेलुएट करते हैं। अगर किसी जगह पे ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को एवेलुएट किया जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है वो निगेशन का ऑपरेशन है। किसी भी वेरिएबल के साथ नेगेशन लगा होगा तो पहले हम उसको ऑपरेट करेंगे। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास कंजंक्शन और जो डिसजंक्शन है इनके ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। इनकी प्रेसिडेंस सेम ही होती है, लेकिन आमतौर पे ये होता है कि कंजंक्शन का ऑपरेशन पहले परफॉर्म कर लिया जाता है और डिसजंक्शन का ऑपरेशन उसके बाद परफॉर्म किया जाता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है कंडीशन और बाई कंडीशनल ऑपरेटर। तो इसके अंदर भी कंडीशनल ऑपरेटर को पहले परफॉर्म किया जाता है और उसके बाद बाई कंडीशनल ऑपरेटर को परफॉर्म किया जाता है। यह भी आपके सामने एक टेबल शो हो रहा है, इसके अंदर दिखाया जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है वो नेगेशन वाले ऑपरेशन की है, उसके बाद कंजंक्शन और डिसजंक्शन है, और उसके बाद कंडीशनल और बाई कंडीशनल। तो इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड प्रोपोजिशन का ट्रूथ टेबल आएगा तो इस तरीके से हम फिर उसको अवेलुएट करेंगे। फिर यहाँ पे कुछ लॉजिक एंड बिट वाइज ऑपरेशन के बारे में बताया गया है। बिट से मुराद है बाइनरी डिजिट्स जो कि 0 और 1 होते हैं। तो कोई भी हमारे पास एक ऐसी स्ट्रिंग आ जाए जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा बिट हो तो वहाँ पे फिर हम बिट वाइज ऑपरेशन करेंगे, और उस स्ट्रिंग के अंदर जो भी नंबर ऑफ बिट्स होगा वो उस स्ट्रिंग की लेंथ कहलाएगा। तो जब ये लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे थे तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जो यस वाला ऑपरेशन होता है जिसका आंसर यस में आ रहा हो या ट्रू में आ रहा हो वो इक्विवेलेंट होता है 1 के, और जहाँ पे हमारा आंसर नो आ रहा हो या जो हमारे पास कंडीशन है वो फॉल्स बन रही हो वो इक्विवेलेंट होता है 0 के। तो बिट वाइज ऑपरेशन के अंदर ये होता है कि जो हमारे पास ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज हैं उन्हें हम कन्वर्ट कर देते हैं 0 और 1 के अंदर। तो ये भी आपके सामने एक टेबल शो हो रहा है, ये हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं और फिर उसके बाद उसके बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म किए गए हैं। जिस तरह यहाँ पे 0 और 1 है,
तो इसका जब और ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन में हमें पता है कि कोई एक भी वैल्यू ट्रू हो तो आंसर ट्रू आ जाता है, मतलब वन आ जाता है। तो 0 और 1 के अंदर जो सेकंड लाइन है, यहाँ पे 1 आ रहा है तो उसकी वजह से हमारे पास आंसर 1 आ गया। इस तरह सेकंड कॉलम में अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 आ रहा है, उसकी वजह से हमारे पास आंसर 1 है। थर्ड कॉलम के अंदर दोनों 1 है तो हमारे पास आंसर 1 आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो कंप्लीट स्ट्रिंग है इसको हम एवेलुएट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट जो लाइन है वो है बिट वाइज एंड ऑपरेटर की। तो एंड ऑपरेटर में हमें पता है कि अगर तमाम वैल्यूज 1 हो या ट्रू हो तभी हमारे पास आंसर ट्रू होता है। तो यहाँ पे वैल्यू 0 है, यहाँ पे 1 है तो आंसर 0 आ जाएगा। फिर 1 और 0 है, फिर आंसर 0 आ जाएगा। फिर इस कॉलम में अगर देखें तो दो वैल्यूज जो हैं वो 1 है, उसकी वजह से आंसर 1 आ रहा है। तो फिर इसी तरीके से हम इसको एवेलुएट कर लेंगे। बिटवाइज एक्स और ऑपरेटर में ये होता था कि कोई एक वैल्यू अगर ट्रू हो तब हमारे पास आंसर ट्रू आता था, मतलब 0 और 1 में से कोई एक 1 होगा तब हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो फर्स्ट जो कॉलम है उसमें भी आंसर 1 है, सेकंड में भी 1 है, थर्ड में अगर हम देखें तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये 1 आ गई हैं, मतलब वैल्यू सेम होंगी तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो अगर हमारे पास बिट्स की फॉर्म में ये ऑपरेशंस आ रहे हैं तो हमने सेम उसी तरीके से परफॉर्म करने हैं जिस तरीके से हम ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यूज को हम एवेलुएट कर रहे थे। तो सेम वही चीज इसके अंदर हम बिट वाली फॉर्म के अंदर एवेलुएट कर देंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला लेक्चर एंड हो गया। इस लेक्चर के अंदर अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और लास्ट में एक चीज़ के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।